बीपीएससी के माध्यम से बिहार में हो रही तीसरे फेज की शिक्षक भर्ती के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, इस वीडियो में आप डिटेल में देखने जा रहे हैं। मेक श्योर कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है। एक छोटी सी गलती आपको भविष्य में बहुत भारी पड़ सकती है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर विजिट कर लेना है। उसके बाद से लेफ्ट कॉर्नर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक नए वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको एक लिंक दिया गया, देखिए बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपसे नए पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। ओके पर आप क्लिक करेंगे, नया वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन के लिए बोला जा रहा है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहता है कि जिन्होंने टीआरई 1 में अप्लाई किया था, क्या वो यूजर नेम और पासवर्ड डाला? नहीं, प्रत्येक टीआरई के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाता है। तो अगर आप टीआरई 3 में पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लॉगिन उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है। तो अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर है 22/2024 स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, 10 तारीख से आवेदन प्रारंभ हुए हैं जो कि 23 तारीख तक चलेंगे। और इसके बाद से आवेदन करने के लिए आपको देखिए राइट कॉर्नर पर एक लिंक दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इससे पहले अगर आप एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक करना है। एक नया वेब पेज आपके सामने ओपन होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव है तो फर्स्ट नेम राहुल हो गया, मिडिल नेम कुमार हो गया और लास्ट नेम श्रीवास्तव हो गया। मान लीजिए किसी का नाम केवल राहुल श्रीवास्तव है तो फर्स्ट नेम में राहुल डालेगा, लास्ट नेम में श्रीवास्तव डालेगा। मान लीजिए किसी का नाम केवल रवि है तो फर्स्ट नेम में आपको रवि डालना है। देखिए मैंडेटरी केवल फर्स्ट नेम है, बाकी ये सभी मैंडेटरी नहीं है। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि हाई स्कूल में जिस प्रकार से आपका नेम हो अल्फाबेटिकल सब कुछ करेक्ट होना चाहिए हाई स्कूल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप अपना नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके नीचे देखिए फादर नेम आपसे पूछा जा रहा है, आप अपने पिताजी का नाम पूरा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से बोला जा रहा है कि हस्बैंड नेम, अगर आप एक विवाहित महिला हैं तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम लिखेंगी। इसके अलावा यहाँ पर मदर नेम पूछा जा रहा है, आप अपनी माता का नाम लिखेंगी। और उसके बाद से आईडी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 3 प्रकार के आईडी का ऑप्शन दिया गया है, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस। जब अगर मैं यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आधार कार्ड पर टिक होगा, आधार कार्ड पर सेलेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने पैन कार्ड को सेलेक्ट करना चाहा तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा और हमसे ये बोला जाएगा कि अगर आप पैन कार्ड से अप्लाई करना चाहते हैं तो एडिशनल आपसे 200 रुपये पर पोस्ट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा टीआरई 1 टीआरई 2 में आपसे बायोमेट्रिक डिटेल लिए गए थे। आधार कार्ड में आपका बायोमेट्रिक डिटेल ऑलरेडी सेव है, लेकिन जब आप पैन कार्ड ऑप्ट करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपका बायोमेट्रिक डिटेल सेव नहीं है। तो वो बायोमेट्रिक डिटेल फेच करने के लिए, आपसे कलेक्ट करने के लिए बीपीएससी आपसे 200 रुपये पर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग चार्ज करती है। जैसे मान लीजिए आपने केवल प्राइमरी के लिए अप्लाई किया तो आपका 200 रुपये फीस के अलावा लगेगा। अगर आपने प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए आवेदन किया तो प्राइमरी का 200 और अपर प्राइमरी का 200, मतलब 400 देना होगा। और अगर चारों पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग चारों पोस्ट का 200 × 4 यानी 800 रुपए फीस के अलावा देना होगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि आप आधार कार्ड से ही आगे बढ़िएगा, प्रोसीड होइएगा, कम से कम आपका 200 रुपए बचेगा। ठीक है, इसके अलावा जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर भी आपसे 200 रुपए एडिशनल चार्ज दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करता हूं तो वो पॉपअप मैसेज जनरेट नहीं होता है और आपसे 200 रुपए अतिरिक्त नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बोला जा रहा है आपको आपका आधार नंबर, यहाँ पर 12 डिजिट का आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद से आप अपना आधार कार्ड का पीडीएफ कॉपी यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें ध्यान देना यह है कि आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए स्कैन कॉपी, और अधिकतम साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 100 KB मैक्सिमम साइज ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जब अपना फोटो अपलोड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप अपना फोटो अपलोड करेंगे तो बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होना चाहिए या फिर हल्के रंग का होना चाहिए ताकि आपका बिल्कुल साफ फोटो आए। और वेबकैम जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि लाइव फोटो आपसे लिया जाएगा जो कि आप आगे आवेदन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो सिग्नेचर अपलोड करना है हिंदी और अंग्रेजी वाला, ध्यान दीजिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सिग्नेचर अपलोड करना है। ये जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए और इसकी अधिकतम जो साइज है वो 15 KB होनी चाहिए। कितना? 15 KB अधिकतम होना चाहिए। और इसका डायमेंशन देख लीजिए 220 × 100 पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो सभी आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए जितने भी प्रमाण पत्र होंगे, दस्तावेज होंगे, वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए जिसकी साइज 100 KB से कम होगी। आप अपना आधार कार्ड कुछ इस प्रकार से स्कैन करेंगे जो कि एक ही पेज पर इस तरीके से आपको रखना है। देखिए ये फ्रंट साइड का हो गया, ये बैक साइड का हो गया। अगर आप चाहेंगे तो इसे ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, जैसे कि ये फ्रंट साइड ऊपर और इसके जस्ट नीचे बैक साइड वाला आप रख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही पेज पर इस तरीके से आपको स्कैन कर लेना है। बहुत बार अभ्यर्थी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, जैसे ही आपने अपना आधार कार्ड अपलोड किया इस लिंक के माध्यम से, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोडेड का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर एक लिंक बन जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं उसे देख सकते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है अथवा नहीं। जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वही डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा जो कि आपने अपलोड किया था। तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के निवासी हैं? तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे पूछा जा रहा है आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ बिहार स्टेट। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करिएगा, अन्यथा की कंडीशन में नो पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ तो फिर मुझे बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा और इशू डेट मांगा जाएगा, क्योंकि आरक्षण का लाभ आपको तभी मिलेगा चूंकि 75% सीटें रिजर्व हैं, जिसमें 65% आपका कैटेगरी के आधार पर और 10% आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत। तो आपको अगर इन रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो आपको तभी मिलेगा जब आप बिहार के निवासी होंगे। तो ये केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को करना है जो कि बिहार के निवासी हैं, क्योंकि वो उनका डोमिसाइल यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, फिर आपसे डोमिसाइल नहीं मांगा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए नीचे आपसे पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी। देखिए ये अगर आप अदर स्टेट को सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट नो रहेगा और ये यस आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी का लाभ केवल बिहार के निवासियों को मिलेगा। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं, ऊपर आपने डोमिसाइल लगाया हुआ है सर्टिफिकेट, तो यस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए इफ येस देन सेलेक्ट द कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे उसको यहाँ पर आप चेकबॉक्स को टिक करेंगे, रेडियो बटन को टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, क्या आप शादीशुदा हैं? अगर हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में अनमैरिड पर क्लिक करेंगे, और जो भी जिनका तलाक वगैरह हो गया है उनको अदर वाले पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद से पूछा जा रहा है जेंडर, तो आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर थर्ड जेंडर है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से पूछा जा रहा है आर यू अ ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट। तो अगर आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की कंडीशन पे नो पे आपको रहने देना है। यस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा और सर्टिफिकेट नंबर भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं तो यस करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में नो करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप फिजिकली डिसेबल हैं, तो अगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए पॉपअप मैसेज जनरेट होगा कि बीपीएससी द्वारा दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करवाया जा सकता है। तो वो सभी चीज़ें आपका भविष्य में मेडिकल चेकअप भी बीपीएससी करा सकती है। ठीक है, तो इस पर आपको ओके कर देना है। और अगर आप यस हैं मतलब कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो इसमें से कौन सा है और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, और आपका ये सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड नहीं हैं तो फिर नो पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप बिहार स्टेट के निवासी हैं, मतलब कि डोमिसाइल वाले में अगर आपने ओरिजिन वाले में यस किया था, तो उस कंडीशन में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप फीस में रिलैक्सेशन ले सकती हैं। देखिए डू यू वांट टू पे कंसेशनल फीस एज पर एडवर्टीजमेंट फॉर एससी एसटी डिसेबल्ड फीमेल, तो यस पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपका अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी हैं जो कि बिहार की महिला हैं, तो उस कंडीशन में यस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कंसेशनल फीस लगेगा, मतलब कि जो भी फीस निर्धारित किया गया है महिलाओं के लिए वही लगेगा। लेकिन ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल आपसे मांगे जाएंगे, जैसे कि आपको अपना सर्टिफिकेट देना है प्रूफ करने के लिए कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, और अगर नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। अगर
आप नियोजित टीचर हैं तो फिर यस पर आपको क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे आपका डेजिग्नेशन पूछा जाएगा और स्कूल का नाम पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि किस जिले में आपकी पोस्टिंग है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर भी देना है, इशू डेट भी, और अपलोड भी सर्टिफिकेट को करना है। अगर आप नियोजित टीचर नहीं है तो फिर सिंपली आपको नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर देखिए आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई भी एक चुने, एक ही आपको चुनना है। जैसे देखिए अगर आप बीएड हैं या फिर बीएड एमएड हैं, बीएलएड हैं, बीए एमएड हैं, बीएससी बीएड है, इसके अलावा बीपीएड हैं, डीएलएड हैं, संगीत विषय से कक्षा 9-10 और ये सभी चीज़ें हैं, तो जितने भी बीएड डीएलएड नॉर्मल कैंडिडेट वाले ये वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। इस रेडियो बटन पर आपको टिक कर देना है, ठीक है, जितने भी नॉर्मल बीएड डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है आप स्क्रीन पर देखिए, ये उन अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करना है, केवल कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता बीएड आदि धारक नहीं है कक्षा 11-12 के लिए। अगर आप कंप्यूटर विज्ञान विषय से अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन बीएड नहीं है कक्षा 11-12 के लिए, तो फिर आपको ऑप्शन नंबर 2 वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करना है। चारों में से कोई, पांचों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से अगर आप केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर कक्षा 11-12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा वाला। चौथा वाला ऑप्शन उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि कक्षा 9 और 10 के लिए ललित कला और संगीत विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और पांचवा केवल उन विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए जो कक्षा 9-10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो नॉर्मल बीएड बीटीसी कैंडिडेट हैं वो केवल और केवल पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब कि अगर आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहला वाला ही ऑप्शन होगा। लेकिन विशेष जैसे कि अगर आप कंप्यूटर विज्ञान विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर दूसरा वाला, उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। आगे पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। तो अगर आप 2012 से पहले जो दक्षता परीक्षा होती थी राज्य सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई जाती थी, अगर उसे पास किए हुए हैं, केवल दक्षता परीक्षा है, तो आपको दूसरा वाला विकल्प चुनना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सीटेट पास हैं या फिर राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की गई बीटेट पास हैं तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला जो ऑप्शन उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो 2012 से पहले ही कार्यरत हैं बिहार शिक्षा विभाग में, ठीक है। तो जितने भी फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए पहला वाला ही ऑप्शन होगा, पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा वाला, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्लीज सेलेक्ट सीटेट बीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, बिहार स्टेट पेपर 1, बिहार स्टेट पेपर 2। तो आप अपने हिसाब से यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा आपका है। जैसे कि अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है प्राइमरी के लिए क्या चाहिए होगा, सीटेट पेपर 1 चाहिए होगा, और अगर आप अपर प्राइमरी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 चाहिए होगा। तो इन दोनों को आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड और डीएलएड दोनों हैं तो उस कंडीशन में आप स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 भी क्वालिफाई हैं, तो रिस्पेक्टिवली उन सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये रेडियो बटन है, इस पर एक साथ आप देखिए चारों पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए एक साथ मैं सब पर क्लिक कर रहा हूं, तो जितनी भी एलिजिबिलिटी आपके पास है उसके हिसाब से आप यहां पर टिक करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं चारों पर यहां पर टिक कर दे रहा हूं, यानी कि मेरे पास चारों जो स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2, अपर प्राइमरी का टेट और प्राइमरी का टेट सभी अगर मेरे पास है तो सभी स्तर के शिक्षकों के लिए जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो चारों पर आपको टिक करना होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप डीएलएड कैंडिडेट हैं और आप केवल प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर इन सभी को आपको अनसेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये चारों उन्हीं अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जो बीएड और डीएलएड दोनों हैं, क्योंकि डीएलएड रहेंगे तभी आप प्राइमरी में जा सकते हैं, केवल बीएड है तो प्राइमरी में तो जा नहीं सकते। तो अगर दोनों आपके पास है और चारों स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तभी चारों को टिक करना है, अन्यथा की कंडीशन में आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद से देखिए जैसा कि मैंने सीटेट और पेपर 1 और पेपर 2 सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर उसके डिटेल आपसे मांगे जा रहे हैं, जैसे कि सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर, पेपर 1 का, और यहाँ पर आपको उसका इशू डेट मेंशन करना होगा, और इसी प्रकार से सीटेट पेपर 2 का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर इशू डेट मेंशन करना होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न हो सकता है कि सीटेट 2024 का भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ, उसको कैसे फिल करें। तो अभी आपको वेट करना होगा, जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद ही आप यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि अगर आपका 23 फरवरी से पहले अगर रिजल्ट जारी होता है तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, तो अभी आपको वेट करना है। जिनका पहले ही सीटेट और ये सभी चीज़ें क्वालिफाइड है, उनके पास सारे डिटेल हैं, उनको अभी आवेदन करना है। जिनका अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है उनको वेट करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहता है कि सीटेट के सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर तो होता नहीं है। देखिए सीबीएसई बोर्ड आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग इशू करती है, जो कि आपके डिजी लॉकर में होता है। तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं भी, मान लीजिए सीटेट का रिजल्ट भी जारी हो गया तो सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है, तो उस कंडीशन में आपको
यहाँ पर NA ही फिल करना होगा, क्योंकि भले ही आपका रिजल्ट जारी हो जाए लेकिन सर्टिफिकेट आने में टाइम लगेगा, तो उस कंडीशन में आपको NA ही फिल करना है। और वैसे भी आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में तो सर्टिफिकेट पर कोई भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है, तो CBSE के जो चेयरमैन थे पिछली बार उन्होंने NA ही फिल करने का सुझाव दिया था। इससे पहले मार्कशीट पर एक सीरियल नंबर होता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उसे भर दिया था, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप TRE 1 और TRE 2 में देखें तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने मार्कशीट का सीरियल नंबर भरा है, NA लिखा है, उसे कोई मतलब नहीं है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर जो नंबर आपने यहाँ पर डाला वो आपके मार्क्स या फिर सर्टिफिकेट पर अवेलेबल है या नहीं, आप काउंसलिंग के दौरान प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ आप ही वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप NA भर दीजिएगा, BPSC के चेयरमैन के द्वारा जिस प्रकार से सुझाव दिया गया था आप यहां पर NA फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इशू डेट आप यहाँ पर देख करके लिख सकते हैं। आपके सीटेट सर्टिफिकेट पर जो आपको डिजी लॉकर में इशू किया जाएगा उस पर यहाँ पर इशू डेट रहता है। अब मान लीजिए कि सीटेट जनवरी 2024 वाले कैंडिडेट, अभी उनका सर्टिफिकेट आने में टाइम लगेगा डिजी लॉकर में, तो मान लीजिए उनका रिजल्ट जारी हो जाता है, तो यहाँ पर इशू डेट में वो क्या लिखेंगे, तो इशू डेट में वो जिस दिन रिजल्ट घोषित होगा उस दिन का डेट आप डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको लेकर के बहुत ज्यादा अभ्यर्थी परेशान रहते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है। काउंसलिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपसे ये देखा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो आपके पास है अथवा नहीं, आपने उसमें इशू डेट क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये सब चीज़ बताने का मतलब ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत डिटेल भरेंगे, आप अपने सर्टिफिकेट के ही अनुसार भरेंगे, सब कुछ डिटेल सही भरेंगे। लेकिन जिनका सीटेट रिजल्ट नहीं आया हुआ है, जिस दिन रिजल्ट जारी होगा अगर आप एलिजिबल हैं तो उस दिन का डेट डाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनमें से विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य रखते हैं। अगर आप देखिए शिक्षा विभाग विद्यालय से संबंधित पद आए हुए हैं और कल्याण विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यालय के अध्यापक पद आए हुए हैं, तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों पर टिक कर सकते हैं, आप दोनों पर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं दोनों के लिए आवेदन करना चाहता हूँ तो दोनों पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ दोनों पर आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आप अगर दोनों पर टिक करेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग फीस आपको देना होगा। तो आप देख लीजिएगा अपने अनुसार कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है, देखिए लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1 मैंडेटरी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जब आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें प्राइमरी की जब बात की जाती है तो उसमें दो पार्ट होंगे। पहला आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और दूसरा जो होगा वह आपका मेन पार्ट होगा जिस पर आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। जब मैं सब्जेक्ट पर क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर 3 ऑप्शन खुल करके आता है, उर्दू, बांग्ला और हिंदी। जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है उसमें इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी है, बाकी 3 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया। इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो लैंग्वेज आप चुनेंगे उसी के हिसाब से आपसे प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। तो मैं मान लीजिए कि हिंदी सेलेक्ट करता हूं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा क्वालिफाइंग नेचर वाले पेपर में, ठीक है। इसके बाद से आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऊपर जो भी आपने सेलेक्ट किया था, जैसे कि एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, उसी के हिसाब से आपसे यहाँ पर ऑप्शन खुलेंगे। तो मैंने सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 अप्लाई के लिए टिक किया था। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर वाला ऑप्शन खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों पर टिक कर देता हूँ, ठीक है, दोनों पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद से देखिए दोनों पर मैंने टिक कर दिया। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे प्राइमरी वाले के सामने जो है सेलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर 3 ऑप्शन खुल रहे हैं, उर्दू, बांग्ला और सामान्य। जैसा कि आपको ज्ञात होगा प्राइमरी के लिए 3 स्तर के शिक्षकों के पद हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सामान्य को टिक कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद से अपर प्राइमरी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप उर्दू विषय, अंग्रेजी विषय, गणित और विज्ञान विषय, संस्कृत विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, हिंदी विषय, जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। आप अपने अनुसार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके नीचे आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका पत्राचार व्यवहार का पता होगा वो यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर आपको अपना परमानेंट रेजिडेंस भरना होगा। देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन इन एडवर्टीजमेंट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास एडवर्टीजमेंट के हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो जाहिर सी बात है आपके पास होगी तभी आप करेंगे। तो यस पर आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसी पर आपको छोड़ देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है और अपना ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्म करना है, मतलब कि यहाँ पर भी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर भी डालेंगे। उसके बाद से वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही वेरीफाई बटन पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद से एक पॉपअप जनरेट होगा, ईमेल वेरीफाइड, मतलब कि आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है। ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे और इसके बाद से गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। जो भी OTP आपके मोबाइल पर आएगा उसको यहाँ पर फिल करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा फिल कर देना है और उसके बाद से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपसे बताया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, जिसमें आपसे आपका यूजर नेम यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका पासवर्ड बताया जा रहा है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसको आप फ्यूचर यूज के लिए ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा। अब आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से फिर से लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद से देखिए यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक हियर फॉर पेमेंट। सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड हो पाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो एक ही ऑप्शन है, आपको कैंसिल करना होगा। देखिए यहाँ कैंसिल रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप पहले वाले रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं तो पेमेंट रिफंड नहीं होगा। और देखिए डबल रजिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ एनी करेक्शन री रजिस्ट्रेशन प्रीवियस एप्लीकेशन कैन बी कैंसिल्ड। अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं किसी भी कारणवश तो सबसे पहले आपको कैंसिल करना होगा, उसके बाद ही आप दोबारा कर सकते हैं। अगर बिना कैंसिल किए दोबारा आपने कर दिया तो दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लिखा गया है डबल रजिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब चूंकि हमें फॉर्म को आगे कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सारे डिटेल दिखाए जाएंगे और नीचे यहाँ पर लिंक दिया गया प्रोसीड का, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपसे कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से ये आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। देखिए जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट दिखाया जा रहा है 10 फरवरी 2024 और पेमेंट डेट में भी 10 फरवरी 2024 दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये सारा इससे कंफर्म हो गया कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद से देखिए एजुकेशनल डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक और वेलफेयर वाला एजुकेशनल फॉर्म है, अगर आपने उस चेकबॉक्स पर टिक किया होता, मतलब कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की भर्ती के अलावा अगर आप वेलफेयर वाले पे भी क्लिक किए रहते तो इसी प्रकार का एक लिंक यहाँ पर वेलफेयर वाले के लिए अलग से फॉर्म बनता, इस पर क्लिक करके आपको अलग से फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ता, ठीक है। तो चूंकि मैंने केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला फॉर्म पे टिक किया था, इस वजह से ये वाला लिंक ओपन हो रहा है। इस लिंक पर मुझे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। जो सबसे पहला पेज आपके सामने ओपन होगा उसमें बाय डिफॉल्ट आपके सभी डिटेल भरे रहेंगे, क्योंकि जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए समय जो डिटेल दिया था वही सारे डिटेल यहां पर शो होंगे। इस पहले पेज में आपको कुछ भी नया नहीं फिल करना है। नीचे देखिए यहां पर आपको नेक्स्ट का एक लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपको दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। दूसरे पेज में भी काफ़ी सारी डिटेल आपकी ऑटो फिल होगी जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने दिया था। उसके लिए सबसे नीचे आपको चले जाना है और यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको भरनी है। जैसे कि प्राइमरी के लिए आपने अप्लाई किया है और अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई किया है, तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो कौन सा आप धारण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट अगर 50% इंटरमीडिएट में उसके मार्क्स हैं और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स उसने कर रखा है, तो उसको पहला वाला लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जो भी एक तरीके से एलिजिबिलिटी है, जो भी कोर्स आपने कर रखा है उसी के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसी के हिसाब से आपसे डिटेल भरने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। तो आप देख जरूर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो पहला उस अभ्यर्थी को भरना है जो कि इंटरमीडिएट में 50% अंक है और जिसने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है। जिनका इंटरमीडिएट में 45% अंक है और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, उसको दूसरा वाला विकल्प चुनना है। तीसरा विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि बीएलएड कोर्स किए हैं 4 साल का और इंटरमीडिएट में 50% अंक है। चौथा वाला कोर्स उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा कोर्स है और इंटरमीडिएट में 50% अंक है। और अंतिम विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि ग्रेजुएशन और डीएलएड कोर्स किए हुए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट होंगे, चूंकि यहाँ पर स्नातक के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में प्रवेश मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी ये अंतिम वाला विकल्प चुनेंगे प्राइमरी वाले में, ठीक है। ये अंतिम वाला विकल्प चुनेंगे। बाकी अन्य राज्य के अभ्यर्थी आप देख लीजिएगा आपका कौन सा आप किसके लिए एलिजिबल हैं, उसके हिसाब से आप अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अंतिम वाला विकल्प चुन रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि मैंने स्नातक और
डिप्लोमा कोर्स को चुना है तो यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन के बारे में सारे डिटेल मांगे जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डीएलएड के बारे में सारे डिटेल मांगे जा रहे हैं और यहाँ पर आपको अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ पर डीएलएड का डिटेल भरते समय यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप बीएससी करते हैं तो वो साइंस साइड माना जाता है, इसी प्रकार से बीकॉम करते हैं तो वो कॉमर्स साइड माना जाता है, बीए करते हैं तो आर्ट साइड माना जाता है। लेकिन पर्टिकुलर जब आप डीएलएड करते हैं तो उसमें कोई स्ट्रीम नहीं होता है कि आप साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं या फिर कॉमर्स साइड से हैं, वो चीज़ें स्ट्रीम डीएलएड में नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भरना है। अब चूंकि डीएलएड में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रत्येक सेमेस्टर में 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप कितने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे? तो यहां पर आप सिंपली डीएलएड लिख देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सिंपली आप यहां पर डीएलएड लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आप डीएलएड लिख देंगे या फिर डीएलएड ऑल सब्जेक्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, डीएलएड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से किस वर्ष में आपने डीएलएड पास किया है वो यहाँ पर लिखेंगे। विशेष तौर पर आपको ये ध्यान देना है कि किस सत्र में आपका कंप्लीट हुआ है वो मतलब नहीं करता है, किस ईयर में आप पास हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का बैक लग गया और मान लीजिए 2020 में उसका सत्र समाप्त हो गया, लेकिन उसका बैक क्लियर हुआ 2022 में जाकर के, तो उसका पासिंग ईयर 2022 होगा। क्यों? क्योंकि जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा, उस पर पासिंग ईयर 2022 मेंशन होगा। तो आपका जो फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होगा उस पर रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट मेंशन होता है, उसे देख करके ही आप भरेंगे। ठीक है, जैसे कि स्पेशली मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो डीएलएड 2018 बैच का जो सेशन है वो 2020 में समाप्त हो चुका है, लेकिन उनका फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो 2021 में जारी हुआ था। तो उस कंडीशन में इनका पासिंग ईयर 2021 होगा, ना कि 2020। इस हिसाब से आप अपना मार्कशीट पर जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपसे आपका इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है कि किस संस्था से आपने डीएलएड कोर्स किया हुआ है, और यहाँ पर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी नेम पूछा जा रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में डीएलएड के संदर्भ में जो बोर्ड नेम होता है वो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जिसे हिंदी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कहते हैं। ये सारे डिटेल आपने पेपर 1 यानी कि प्राइमरी के लिए भरे हैं। अब चूंकि आप अपर प्राइमरी के लिए भी अप्लाई किए हुए थे, तो यहाँ पर देखिए 6 से 8 के लिए आपसे फिर से डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक कर देना है। अब 6 से 8 के लिए आप कौन सी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला उन अभ्यर्थियों को चुनना है, देखिए, स्नातक प्लस 2 साल का डिप्लोमा। ठीक है, और चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो पहला वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है। पहला वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका स्नातक प्लस डीएलएड है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी पहला वाला विकल्प ही चुनेंगे। ठीक है, दूसरा वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका ग्रेजुएशन में 50% अंक है और ग्रेजुएशन या फिर स्नाकोत्तर में, मतलब पीजी या फिर यूजी में, दोनों में से किसी में भी 50% अंक है और बीएड कोर्स है, तो आपको दूसरा वाला विकल्प चुनना है। तीसरा उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका स्नातक में कम से कम 45 अंक है, प्रतिशत अंक है और बीएड कोर्स उन्होंने कर रखा है। ठीक है, ये तीसरा उनके लिए होगा। चौथा उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका 4 साल का बीएलएड कोर्स है और इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक है। पांचवा उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका इंटरमीडिएट में 50% अंक है और उनका इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड। अगला उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका बीएड स्पेशल एजुकेशन में है और स्नातक में कम से कम 50% अंक है। ठीक है, और अगला विकल्प उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका 3 साल का एकीकृत जो बीएड एमएड कोर्स होता है वो उन्होंने कर रखा है और स्नाकोत्तर में कम से कम 55% अंक होना चाहिए। अगला उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से और बीएड के हुए हैं, तो उनको ये वाला विकल्प चुनना है। और अंतिम विकल्प देख पा रहे होंगे आप, वो उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका 50% बीसीए में और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा कोर्स, चाहे डीएलएड जिस भी नाम से जाना था वो कोर्स कर रखा है, या फिर बीएड किए हुए हैं या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन किए हुए हैं और 55% अंकों के साथ एमसीए किए हुए हैं और 3 साल का एकीकृत बीएड एमएड कोर्स किए हुए हैं, तो वो उनको ये चुनना है। ठीक है, ये स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए है, जैसे कि आप अगर आप देखेंगे कंप्यूटर विज्ञान विषय से अप्लाई करना चाहते हैं, जब आप टीजीटी पीजीटी में जाते हैं तो उनके लिए है। अगर आप केवल नॉर्मल बीएड कोर्स किए हुए हैं और केवल प्राइमरी और अपर प्राइमरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए केवल यही वाला विकल्प होगा बीएड कैंडिडेट के लिए। और डीएलएड के लिए तो कोई सोचना ही नहीं है, डीएलएड के लिए एक ही विकल्प है, ऑप्शन नंबर 1। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आप अपर प्राइमरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले वाले विकल्प को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही पहला वाला विकल्प आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर से आपसे देखिए ग्रेजुएशन के और डिप्लोमा के सारे वही डिटेल मांगे जाएंगे जो कि अभी आपने ऊपर भरा था, तो एज इट इज आपको वही चीज़ें यहाँ पर फिल कर देनी है। आगे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इंटर पोस्ट प्रायोरिटी नेम,
यानी कि चूंकि आपने प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो अगर मान लीजिए दोनों में आप सफल हो जाते हैं तो किसे पहले आप ज्वाइन करना चाहेंगे? तो जाहिर सी बात है, किसी का अपर प्राइमरी में होगा तो पहले अपर प्राइमरी ज्वाइन करेगा। तो अपर प्राइमरी में आपको 1 लिख देना है और प्राइमरी में आपको 2 लिख देना है। ठीक है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि अगर दोनों में आपका सिलेक्शन हो गया तो पहले आप किसे ज्वाइन करेंगे, मतलब कि किसे आप सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो अपर प्राइमरी को मैं 1 रख रहा हूँ और प्राइमरी को मैं 2 नंबर पर रख रहा हूँ। उसके बाद से नीचे नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए पूछा जा रहा है चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो किस जिले में आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर तीनों में प्रायोरिटी के हिसाब से जिले को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं 3 जिले को यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल, तो यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे और यहाँ पर इशू डेट और यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को। चूंकि आपको ज्ञात होगा कि NIOS DLED अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो यहाँ पर DLED का एडिशनल डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। जैसे देखिए पहले आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेनू है इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन खुलेंगे। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए 2 ऑप्शन खुल रहे हैं, पहला NIOS, दूसरा अदर। तो अगर आप NIOS है तो अप्लाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप वैलिड नहीं है नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो अगर आप अदर हैं, रेगुलर DLED कोर्स है, 2 वर्षीय कोर्स है, तो आपको यहाँ पर अदर पर क्लिक कर देना है। किस पर? अदर पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है इंटर पासिंग ईयर, तो किस वर्ष आप पास थे वो अपना पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है इंटर कोर्स ड्यूरेशन इन मंथ, तो जो रेगुलर DLED कोर्स होता है वो 24 मंथ का कोर्स होता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली 24 फिल कर देना है। ठीक है, मंथ में पूछा गया है तो 24 आप लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, मतलब कि कोई भी आपके बॉडी पर ऐसा मार्क जिससे आपकी पहचान होती हो, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। कोई तिल हो, कोई कटे का निशान हो, जो भी आपसे जिसकी पहचान हो सकती है कि आप ही कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और अगर कोई मार्क नहीं है तो नो मार्क आप लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद से आपका जो इमेज है वो लाइव कैप्चर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इमेज लाइव चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, देखिए क्लिक टू कैप्चर इमेज, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये इस लिंक पर पहले आप एडजस्ट हो जाइएगा, जैसे आपका इमेज दिख रहा है इसमें तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, और जैसे आपको लगे कि अब सब कुछ सही है तो यहाँ पर क्लिक टू कैप्चर इमेज पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कलर ग्रीन से हो जाएगा और यहाँ पर आपकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी इमेज आ जाएगी। अब उस इमेज को अपलोड करने के लिए इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, क्लिक टू अपलोड इमेज। ठीक है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये जो इमेज है आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद से ये भी ग्रीन कलर से हो जाएगा और यहाँ पर पॉपअप मैसेज भी जनरेट हो जाएगा, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद से ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए आगे आपसे पूछा जा रहा है अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश, तो आप अपना JPG फॉर्मेट में 15 KB से कम होना चाहिए, ये सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद से नीचे आपको डिक्लेरेशन करना होगा, घोषणा करना होगा। इसके लिए सिंपली आपको इस चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही चेक बॉक्स पर आप टिक करते हैं उसके बाद से नीचे देखिए एक तो प्रीव्यू का बटन दिया गया है और दूसरा सबमिट एप्लीकेशन का बटन दिया गया है। तो एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करके आप अपने पूरे एप्लीकेशन को देख जरूर लीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद से कंफर्म होने के बाद से आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, आई हैव चेक्ड ऑल द एंट्रीज, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सबमिशन बी एक्सेप्टेड। तो अगर आप सब कुछ कंफर्म हो चुके हैं तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए एप्लीकेशन स्टेटस में आएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। फॉर फ्यूचर रेफरेंस प्लीज डाउनलोड योर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम डैशबोर्ड आफ्टर री लॉगिन। तो आपको इस री लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है अपने फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए। तो मैं इस लिंक पर क्लिक कर देता हूँ, फिर से आपको इस पेज पर भेजा जाएगा। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन होंगे। देखिए जब आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट, पेमेंट डेट और एप्लीकेशन डेट यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद से यहाँ पर नीचे आपको एक लिंक दिया गया है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये आपका पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, पूरा फॉर्म एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि सब कुछ सही है अथवा नहीं। ठीक है, पूरा फॉर्म ये है
उसके बाद से नीचे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया क्लिक हियर टू प्रिंट। इस पर क्लिक करके आप या तो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख लीजिएगा, अन्यथा की कंडीशन में 1-2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन से लेकर के आवेदन कंप्लीट करने तक का। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।